बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास के स्टूडेंट्स, अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर का चौथा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, या चौथा लेसन हमारा, चौथा लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक है अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं, ये बात आप पहले सीख चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए नई होंगी, इसलिए बहुत तवज्जो से आप इसे देखिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज़ है 4908, 4598, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो असल में जब आप इन नंबर्स को देखते हैं तो इसमें ये 4 क्या है, 4000 है, 5 क्या है, 500 है, 9 क्या है, 90 है, और 8 क्या है, यूनिट। और इन सब को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन सब को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए करके दिखाया है। 7 को 4000 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 ज़ा 28,000। फिर 7 को 500 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 ज़ा 35,100। फिर 90 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 ज़ा 63, ये 10 है, और फिर यूनिट से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल, ये जो हम याद है आपको, हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो हम ऐसे करते थे, 5 9 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसे करते थे, 7 8 ज़ा 56 के 6 हासिल लगे, 5 7 9 ज़ा 63, 63 और 5 68, इसका 8 और कैरी 6, 7 5 ज़ा 35, 35 और कैरी 5 41। सही है। फिर 7 4 ज़ा 28 और 4 32। तो हम एक ही बार में इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि दरअसल जब आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट है, लेकिन जब 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये यूनिट को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा इसका जो मुकाम है वो टेंस की जगह आना चाहिए। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 100 है। यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया। 7 को पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 56। ठीक है, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 से क्योंकि मल्टीप्लाई करते वक्त ये सोच रहे हैं कि ये टेंस है, तो 7 9 ज़ा 63 और ये 0 लगाया। फिर जब 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि ये 100 है, 7 5 ज़ा 35 और उसके साथ 100। फिर जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 4 ज़ा 28 और उसके साथ 1000। बाद में इन सबको जब जमा किया तो हमारे पास वही जवाब आ गया जो यहाँ पर हमारे पास आ गया, 32,186। ठीक है, इसी में आपको अगर डबल मल्टीप्लाई को आप सोचें, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक बहुत सादा सी डबल मल्टीप्लिकेशन रखूँ, 3 2 4 5, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से और 2 से। तो आपको याद है हम क्या करते थे, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से। असल में हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 से। ये यूनिट है, ये टेंस है। तो असल में जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो किससे हो रही है, 30 से हो रही है। तो हम क्या करते हैं, एक डाला करते थे ऐसे काटिस। ठीक है, असल में वो क्रॉस नहीं होता था, बल्कि वो इस 30 का 0 होता था, और बाकी 3 से हम मल्टीप्लाई करते थे। 3 5 ज़ा 15,
कि 5 कैरी 1, 3 4 द 12 और 1, 13 के 3 हासिल का 1, 3 2 द 6 और 7, 3 3 द 9। ये जो ज़ीरो है ये किस बात की अलामत है कि आपने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 30 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 0 0, 9 5 द 9 और 5 14, ठीक है, ये बना 8, 7 6 13 और ये बना 10। तो डबल मल्टीप्लिकेशन में जब आप दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अदद आपको यहाँ ज़ीरो बढ़ाना पड़ता है, वो अदद दरअसल उसके टेंस होने का बयान है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ट्रिपल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन है 2 3 4, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 ज़ा 8, तो ये यूनिट है, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 और 2 14। लेकिन जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं है, ये 30 से मल्टीप्लाई करना, इसलिए इसका ज़ीरो यहाँ पे लगाते हैं और फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 के 5 कैरी 1, 3 3 ज़ा 1 और 3 3 ज़ा 9 और 1 10। अच्छा, फिर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो 2 दरअसल क्या है, 100 है। 2 यहाँ पर क्या है, 100 है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले दोनों ज़ीरो पहले हमें यहाँ लगाने पड़ेंगे और अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। तो ये जो ज़ीरो लगते हैं हम आमतौर पर अपने यहाँ इसे क्रॉस लगाते थे, ठीक है। तो ये क्रॉस क्यों लगाते थे, ये दरअसल क्रॉस नहीं होते, बल्कि ये टेंस का एक ज़ीरो होता है और 100 के दो ज़ीरो होते हैं, ठीक है। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि ये क्रॉस जो है वो हमारी आदत पड़ गई है क्रॉस लगाने की, असल में ये क्रॉस नहीं है, बल्कि टेंस का एक ज़ीरो है और 100 के दो ज़ीरो हैं। इसी तरीके से जब आप चौथे अदद से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो चौथा अदद होता है 5, तो ये 5 नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, 5000 होता है। तो इसके हमें 3 ज़ीरो यहाँ लगाने पड़ेंगे अगले स्टेप में और फिर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जनाब, अगले पेज पे अब हम टॉपिक हमारे पास है व्हेन वर्किंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द कॉलम यू कैन कैरी पार्ट्स ऑफ द पार्शियल आंसर टू द नेक्स्ट कॉलम। ये हम समझते हैं कि जब दो अदद आ जाते हैं तो फिर हमें कैरी लेना पड़ता है। जैसे 7 8 तो 56 आ गया था, तो 56 में हमें 6 जो है वो यहाँ रखना पड़ता है और ये 50 क्योंकि टेंस हो गया है तो ये टेंस में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 7 9 ज़ा 63, 63 और 5 68, ये 68 हो गया है। तो इसमें ये जो है ये टेंस है और ये जो है ये 100 बन गया है, तो 100 100 में जाके ऐड हो जाता है। तो इस तरह हम कैरी लगाते हैं। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कैरी दरअसल अ, अगर टेंस आता है तो टेंस पर कैरी लगता है, 100 आता है तो 100 पे कैरी लगता है, 1000 आता है तो 1000 पे कैरी लगता है, ठीक है। चलें, अब ये सवाल आपको अभी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर। ये सवाल आपको अभी लिखना है। ऊपर लिखिए 6 4 9 और नीचे लिखिए 27 और इसको करें डबल मल्टीप्लाई। और इसको याद रखते हुए करें कि जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होंगे बल्कि 20 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, लिहाजा एक ज़ीरो आपको नीचे बढ़ाना होगा, ठीक है। ये सवाल आप अभी वीडियो पास करें और वीडियो पास करके ये वाला सवाल अभी कर डालिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यूज़ योर कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब आप कैलकुलेटर से अपने आंसर चेक कीजिए कि जो आपने बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशन की है वो वही जवाब आ रहा है, ये जवाब होता लास्ट में, ठीक है, या जवाब में गलती है। और अगर गलती है तो फिर उसको चेक करें कि आपने क्या गलती की थी, ठीक है। चलिए अब हम कर रहे हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर। इसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना है
कैलकुलेटर के बगैर, और अगले स्टेप में कैलकुलेटर से इसे चेक करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम बात कर रहे हैं डिवीजन की। सही है, डिवीजन जो है आपके जहन में होना चाहिए, पहले भी आप करते आए हैं। यानी आपको कहा जाए कि 324 है, ठीक है, इसको 6 लोगों में डिवाइड कीजिए बराबर बराबर। 324 को 6 से डिवाइड कीजिए, तो आप क्या करते थे, 324 ऐसे लिखा और 6 को बाहर लिखा और एक डिवीजन का सवाल बना लिया। 6 5 ज़ा 30, यहाँ से बचे 2, फिर 4 उतार लिया आपने, 6 4 ज़ा 24। तो जब आप 324 रुपये 6 अफराद में तकसीम करेंगे तो हर फर्द को 54 मिलेंगे। एक फर्द की वैल्यू पता चलाने के लिए आप हमेशा डिवाइड का अमल करते हैं। ठीक है, एक तो ये सोच होनी चाहिए डिवाइड के अमल करने में। फिर बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं कि इस 324 में 6 के कितने पैकेट हैं, यानी 324 में अगर 6 के पैकेट बनाए, 6 कितने हैं ऐसे, 6 तो हम बोलेंगे इसमें 54 6 हैं। ऐसे भी हम सोचते हैं इसको। ठीक है, तो डिवाइड के अंदर हम उन रुपयों को और इनको आदमी तस्वुर करके बराबर बराबर उन आदमियों में बांट रहे होते हैं, ऐसा भी सोचते हैं। और ऐसे भी सोचते हैं कि इस नंबर में इस जैसे कितने पैकेट्स हैं, ऐसा भी हम सोचते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल पढ़ते हैं, क्या है। द म्यूनिसिपल हेड गार्डनर वांट्स टू बाय यंग ट्री। एक माली है जो छोटे छोटे पौधे खरीदना चाहता है, टू प्लांट अलोंग द मेन स्ट्रीट ऑफ द टाउन, टाउन की मेन सड़क के ऊपर लगाने के लिए। द यंग ट्रीज कॉस्ट 27 ईच। छोटे पौधे की जो कीमत है 27 रुपये का एक पौधा है। एन अमाउंट ऑफ 9400 हैज़ बीन बजटेड, और बजट उसको मिला है कितने का, 9400 रुपये का, 9400 रुपीज़ का बजट है। ठीक है, तो इस बजट में उसे कितने पौधे लगेंगे। ही नीड्स 320 ट्रीज, उसको 324 ट्रीज चाहिए। डू यू थिंक ही हैज़ एनफ मनी, क्या आपके ख्याल में ये रकम काफ़ी होगी। इसका मतलब है इस रकम में 27 के कितने पैकेट हैं, ये पता चलाने की कि आया वो पैकेट 324 हैं या नहीं। क्योंकि 27 का एक, फिर 27 के 2, फिर 27 का 3 पौधे, फिर 27 के 4, 27 के 5, ऐसे 27 के एक एक पैकेट, एक एक ट्री जो है वो अगर हम अलग करते जाएं तो क्या 9400 में कितने 27 मौजूद हैं। ठीक है, तो आप देखिए हम यहाँ पर डिवाइड का प्रोसेस कर रहे हैं। 9400 ऐसे लिखा और इसको 27 से डिवाइड करेंगे। अब 27 के अंदर कितने 94 आते हैं, 27 1 ज़ा 27, 22 7, 27 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 27 2 ज़ा कितना होता है 54, 27 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 2 8 81। तो ये करीब करीब 81 आ गया। तो 27 3 ज़ा 81, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 और 9 में से 8 गया 1, 13 बचे। यहाँ से आपने एक ज़ीरो उतार लिया, अब ये बन गया 130। 27 4 ज़ा 27 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 108 बनते हैं। 27 4 ज़ा 108। ठीक है, 10 में से 8 निकाल दीजिए 2, यहाँ से 2 में से 2, 22 बचे, एक ज़ीरो और उतार लीजिए, ये आ गया अब 220। अब 27 में 220 कब आते हैं, यहाँ मैंने 4 ज़ा किया था तो 108 आ गया था। अगर मैं इसको डबल करूँ
तो ये हो जाएगा 216। तो 27 8 216, 27 8 216, बाकी कितने बचे 4। इसका मतलब है 348 जो है वो दरख्त आएंगे इन 9,400 रुपये में, और 4 रुपये बाकी बचेंगे। तो सवाल ये था कि उसको ज़रूरत थी 324 ट्रीज़ की, तो क्या इसमें 324 ट्रीज़ आ जाएंगे? जी हाँ, इसमें 324 ट्रीज़ आ जाएंगे, बल्कि 348 ट्रीज़ आएंगे और 4 रुपये फिर बच जाएंगे। क्लियर होगी बात आपको? लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि उसे तो 324 की ज़रूरत थी, ठीक है? तो 324 अगर वो लेगा 27 के हिसाब से, ठीक है, 324 27 के हिसाब से लेगा तो कितना पैसे खर्च होंगे हम पहले ये मालूम कर लेते हैं। 7 4 ज़ा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 ज़ा 14 और 2 16 कैरी 1, 7 3 ज़ा 21 और 2 1 22। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो एक ज़ीरो हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 10 है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसको ऐड कर लीजिए 8, 6 और 8 14, कैरी 1, 2 और 1 3 और 4 7 और 2 और 6 8। 8,748 रुपीज़ उसके खर्च हो जाएंगे इस 9,400 में से, ठीक है? 9,400 में से 8,748 8,748 जब खर्च हो जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 3, 13 में से 7 गया 6, तो यहाँ तो 652 रुपीज़ उसके पास बचेंगे, ठीक है? ठीक है, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको बहुत सारे सवाल दिए गए हैं और आपसे कहा गया है इसको डिवाइड कीजिए। 7,234 को डिवाइड कीजिए 48 से। ये भी वही सवाल है, 7,234 को आपको डिवाइड करना है किससे? 48 से। तो अब आप जब इसको देखते हैं तो 48 को 72 1 ज़ा 48, ठीक है? 2 करते तो ज़्यादा हो जाता है, 80 हो जाता है। 12 में से 8 गया, 4 बचा। यहाँ कितने बचे? 6, 6 में से 4 गया, 2 बचा। एक और उतार लीजिए अब ऊपर से 3। अब आप 48 को मल्टीप्लाई कर करके देखें कि कहाँ आ रहा है। इस तरह से ही आपको चारों सवाल हल करने हैं, ठीक है? अच्छा, एक उसूल जो है वो आपको जहन में रखना है डिवीज़न के लिए। जब आप डिवीज़न करते हैं तो दो उसूल इसमें आपको अपने जहन में रखने हैं। पहला उसूल ये है कि आप एक वक्त में एक नंबर उतारते हैं, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 7 है। इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ किससे? 4 से। 4 1 ज़ा 4, 4 में से 4 निकाल दिया, कुछ नहीं बचा। अब मैं एक वक्त में एक नंबर नीचे उतारना होता। अब 4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हम एक और नंबर नीचे उतारना चाहते हैं। एक वक्त में जब भी आप दो नंबर नीचे उतारेंगे आपको ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। ये उसूल आप जहन में रखिए। एक वक्त में अगर दो नंबर आप नीचे उतार रहे हैं तो आपको ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। अब 4 8 ज़ा 32 आ गया, क्रॉस में कुछ नहीं बचा आपके पास। अब आपने 1 उतार लिया, 4 के टेबल में फिर 1 नहीं आता, या आपने एक अदद उतार लिया है। अब एक अदद और उतारना चाह रहे हैं। एक वक्त में फिर जब दो नंबर उतारेंगे तो ऊपर आप लगाएंगे 0 और 4 4 ज़ा 16। तो पहला उसूल आपको बेटे ये याद रखना है कि आपको एक वक्त में एक ही नंबर ऊपर से उतारना होता है। अगर आप एक वक्त में दो नंबर उतारेंगे, ठीक है, तो फिर आपको ऊपर 0 लगाना होगा। एक उसूल तो ये है, ठीक है। बाज़ औक़ात हम पॉइंट में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, 3 5 4, ठीक है, 2
और 1। इसको मैं आपसे कहूँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप करते हैं 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 5 उतार लिया, एक वक्त में एक ही उतारा, 2 7 ज़ा 14, इसमें से माइनस किया तो एक बचा, फिर 4 उतार लिया, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, इसमें से आपने कुछ नहीं बचा, 2 उतार लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, अब आपने एक उतार लिया। अब 2 जब आप एक यहाँ बाकी छोड़ते हैं, कहते हैं ये बाकी है, तो असल में ये उतारा हुआ बाकी छोड़ा है, इसमें से बाकी माइनस करके नहीं बचाया है। जब भी आप उतारा हुआ बाकी छोड़ेंगे, आप ऊपर क्या लगाएंगे, 0। ये बात जहन में रख लीजिए, ठीक है, ये दो उसूल आपको जहन में रखना है। अगर आपने नया नंबर उतारा है ऊपर से और उसे ही आप रिमेनिंग करार दे रहे हैं कि ये बाकी बचा, तो आपको ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। और अगर आप पॉइंट में कर रहे हैं तो अब पॉइंट लगा के यहाँ आप लगा सकते हैं, ठीक है, 0। तो देखिए आप पॉइंट लगा के 0 बचे हुए के साथ लगाते हैं, उतरे हुए के साथ नहीं लगाते। अगर उतरे हुए के साथ 0 लगाना है तो पहले 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा के फिर पहाड़ा पड़ेंगे, 2 5 ज़ा 10। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए। डिवीज़न के अंदर बहुत सारे बच्चे डिवीज़न में ये वाली गलती करते हैं कि वो एक वक्त में 2 अदद भी उतार लेते हैं, ऊपर 0 नहीं लगाते, और बाज़ औक़ात वो आखिरी वाले नंबर को नीचे उतार कर उसे बाकी करार दे देते हैं, या पॉइंट लगा के उसके साथ 0 लगाते हैं। पॉइंट के साथ 0 माइनस के बाद जो रकम बचती है उसके साथ लगता है। अगर आपने नंबर उतारा है और आप उसके साथ पॉइंट के साथ 0 लगा रहे हैं, तो पहले आप 0 लगाइए, फिर पॉइंट के साथ 0 उतारिए, ठीक है। ये उसूल आप जहन में रखिएगा अपने। चलें जी, अगला टॉपिक पढ़ने चलते हैं अब हम, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। चलिए, मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको यहाँ दिया गया 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। ये सब के सब 6 के मल्टीपल हैं। जो 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आते हैं उन्हें हम कहते हैं 6 के मल्टीपल। इसी तरीके से ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये 7 के मल्टीपल हैं, ठीक है। इसका ये मेथड है कि आपको अगर पांचवा मल्टीपल मालूम करना है तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 ज़ा 30। अगर मैं बोलूँ 12वां मल्टीपल क्या होगा 6 का, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 6 ज़ा 72। बोलेंगे इसका 12वां मल्टीपल 72 होगा, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर का जौन सा वहाँ भी मल्टीपल मालूम करना चाहते हैं, आप उसको n मानते हैं, ठीक है। nth नंबर है, नंबर नहीं है, मल्टीपल है, nth मल्टीपल। nth का मतलब कौन सा वहाँ मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होते हैं, किसी भी नंबर से के टेबल में आने वाले जो नंबर्स होते हैं, ये किसी भी नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नए नंबर आ रहे होते हैं वो सब उसके मल्टीपल कहलाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसकी बुनियाद पर ये सवाल हल करते हैं। व्हाट इज़ द 100 नंबर इन ईच सीक्वेंस अबव। इस सीक्वेंस में 100वां नंबर क्या होगा। बड़ा आसान बात है, 6 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये कितना होगा 600। 100वां नंबर 600 होगा, और इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 700, ठीक है। तो इसके अंदर इस सीरीज़ में 100वां नंबर 700 होगा, इस सीरीज़ में 100वां नंबर 600 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। इज़ 198 अ नंबर इन द फर्स्ट सीक्वेंस। क्या इस सीक्वेंस में 198 आएगा, यानी क्या ये 6 के टेबल में आता है। तो 198 6 के टेबल में आता है या नहीं आता है, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करके देख लीजिए 6 से। 6 3 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18,
1 बचा, फिर 8, फिर 6 3 ज़ा 18, जवाब आ गया 33। इसका मतलब ये कि इसमें जो 33वां नंबर होगा आगे जाके वो होगा 198। इसका जवाब हो गया यस, ये नंबर इसमें आता है। फिर यहाँ लिखा इज 175 अ नंबर इन द सेकंड सीक्वेंस, क्या 175 सेकंड सीक्वेंस में आएगा? चेक करते हैं। 175 क्या 7 के टेबल में आता है? तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, और 3 बचा, 5 को ले आइए 35, 7 5 ज़ा 35। जी हाँ, 175 7 की सीरीज में आएगा और कौन सा नंबर होगा? 25वां नंबर होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है मल्टीपल। तो ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि किसी नंबर के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं आगे वो सब के सब उसके मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 4 12, 3 5 ज़ा 15, ये सब क्या हैं? 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? सही है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास 20 है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 2 10 ज़ा 20, 4 के टेबल में आता है 4 5 ज़ा 20, 5 के टेबल में आता है 5 4 ज़ा 20, 10 के टेबल में आता है 10 2 ज़ा 20 और खुद 20 के टेबल में आता है। ठीक है, तो क्या क्या बचा बना? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है 20 और खुद 20 के टेबल में आता है। तो 1 2 4 5 10 20 ये सारे नंबर्स 20 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, 20 के फैक्टर्स, क्योंकि खुद 20 जो है 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। तो ये जो मल्टीपल्स जिनका मल्टीपल होता है कोई नंबर, ठीक है, वो सारे के सारे उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। वो खुद जो है वो मल्टीपल होता है और जिन नंबर्स का वो मल्टीपल होता है वो नंबर्स फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक से। ठीक, अगला सवाल हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अ रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड आर नेचुरल नंबर। 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एरिया है किसी रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल इस शक्ल को कहते हैं और एरिया, इसके अंदर ये जो जगह है, जितनी जगह आ रही है, इसको हम कहते हैं एरिया। और ये जगह जो है वो हम हमेशा इसकी लेंथ को, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, लंबाई को जब मल्टीप्लाई करते हैं चौड़ाई से तो आ जाता है एरिया। ध्यान में रखिएगा ये बात, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए उसकी लेंथ को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 30 सेंटीमीटर एरिया है, ये जो अंदर वाला एरिया कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो क्या लंबाई और क्या चौड़ाई हो सकती है? मैं आसान सोच ले रहा हूँ, लंबाई 10 हो सकती है और चौड़ाई 3 हो सकती है, तब इसका एरिया क्या बनेगा? 30 बनेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये 30 है, ये 10 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, लिहाजा जो 30 है वो उसके फैक्टर हैं ये दोनों, 3 और 4। अच्छा, एक पॉसिबल चीज़ ये भी हो सकती है कि लंबाई जो है वो 6 हो और चौड़ाई जो है वो 5 हो। 5 6 ज़ा 30 भी होते हैं, तो इसके फैक्टर 6 और 5 भी हो गए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लंबाई 15 हो और चौड़ाई 2 हो, ये इनका मल्टीपल भी क्या होता है? 30 होता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में 15 और 2 फैक्टर हो गए किसके? 3 30 के। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जिनके टेबल में नंबर आएगा वो टेबल फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं।
3 आर 4 8 12 एंड 16 फैक्टर्स ऑफ 48। क्या 4 8 12 और 16 48 के फैक्टर हैं? क्या 4 के टेबल में 48 आता है? 4 के टेबल में 48 आता है। देखने के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 वन ज़ा 4, 8 बचा, 4 टू ज़ा 18। जी हाँ, 12 की जगह पर है, यानी 4 के टेबल में 48 आता है 12 से मल्टीप्लाई करने से। 8 के टेबल में भी 48 आता है, 8 6 ज़ा 48। 12 के टेबल में भी 12 4 ज़ा 48 और 16 के टेबल में भी 16 3 ज़ा 48। तो ये जो सारे हैं 4 8 12 16, ये सब के सब 48 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। We have defined factor in terms of the product of two numbers. What happens if we have product of 3 and more numbers? ये 210 है, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और 37 ज़ा 210। तो 210 दो से ज़्यादा नंबर्स का मल्टीपल है, लिहाजा ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स होंगे, सारे के सारे इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस हमें इसमें समझना था। ठीक है जनाब, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर 1 और वो खुद होते हैं। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं 7। ठीक है, 7 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है और खुद 7 हो सकता है, क्योंकि ये 7 1 के टेबल में और खुद अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, जैसे 11, जैसे 13, 9 नहीं, 9 तो 3 के टेबल में आता है। वो नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, उन नंबर्स को आप क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ये बात क्लियर हो गई है। और वो नंबर जो एक से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, मिसाल के तौर पर 12 है। 12 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, फिर 12 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। तो कितने सारे नंबर्स के टेबल में 12 आता है, लिहाजा 12 जो है वो कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, वो प्राइम नंबर होते हैं, और जो एक से ज़्यादा टेबल में आते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, चलें आगे हम अपने सवालात करते हैं। सवालात नहीं हैं बल्कि ये सारे अब कॉन्सेप्ट हैं जो आपको देखने हैं। Which of the number in question number 1 cannot be expressed as a product of two whole numbers except as the product 1 और the number? इसमें कौन से नंबर हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते? ये है 73, ये है 71, ठीक है, बस ये है 67, ये अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो ये होंगे सारे प्राइम नंबर, और बाकी जितने नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, इस कार्ड प्राइम नंबर। Which of the number in question number are the prime numbers? 67, 71 और 73। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? आर नेचुरल नंबर्स विद मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। उसके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। और द सीक्वेंस ऑफ द कंपोजिट नंबर इज़ 4 6 8 9 10 और 12। ये 4 भी अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो ये क्या बना? कंपोजिट नंबर बना है। ये भी सब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी आज का हमारा काम है ये। आर द स्टेटमेंट्स बिलो ट्रू और फॉल्स? आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल है।
ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर, क्या सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं? जी नहीं। ठीक है, ऑड किसे कहते हैं? जिनके जोड़े नहीं बनते, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब ये 9 जो है प्राइम नंबर तो है, लेकिन सॉरी ये जो है ओड नंबर तो है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। सारे प्राइम नंबर्स ओड नंबर होते हैं ऐसा नहीं है, सारे प्राइम नंबर में ओड नंबर नहीं होता। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स, हाँ होता है, मैंने गलत कहा। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, और सब के सब क्या हैं? ऑड है। तो मेरी ये बात गलत है, ये असल में बात बिल्कुल दुरुस्त की गई है, ट्रू हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगला। ऑल कंपोजिट नंबर्स आर इवन नंबर्स, तमाम कंपोजिट नंबर इवन नंबर्स होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 63 है जैसे, ये तो ओड नंबर है और ये कंपोजिट नंबर भी है, क्योंकि ये 3 के टेबल से कर सकता है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह ये 7 के टेबल से कर सकता है, 7 9 ज़ा, और ये 9 के टेबल से कर सकता है। तो ये वाली बात जो है वो गलत हो गई है, ये फाल है। ठीक है, अब अगला है 1 इज अ प्राइम नंबर, क्या 1 प्राइम नंबर है? ठीक है, ये देखिए 1 खुद अपने टेबल में आता है और 1 के भी टेबल में आता है। 1 का मामला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, अगला सवाल, इफ़ अ नेचुरल नंबर इज नॉट प्राइम देन इट इज़ कंपोजिट। अगर कोई नेचुरल नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा तो वो कंपोजिट होगा। कोई नेचुरल नंबर अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो वो यकीनन कंपोजिट होगा, वो एक से ज़्यादा टेबल में आ रहा होगा। 2 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 2 जो है वो कंपोजिट नंबर है? नहीं, 2 प्राइम नंबर है, वो अपने टेबल में आता है और उसके साथ साथ 1 के टेबल में आता है। लिहाजा 2 भी क्या है? 2 भी प्राइम नंबर है, ये फॉल हो गया। 785 इज़ अ प्राइम नंबर, क्या ये प्राइम नंबर है? जी नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। इसके आखिर में 5 आ रहा है, जिसके आखिर में 5 आ जाए, 0 आ जाए, जिसके आखिर में 2 आ जाए, वो किसी न किसी टेबल से कटते हैं, किसी न किसी टेबल में आते हैं। तो ये 785 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं जी। अ प्राइम नंबर कैन ओनली एंड इन 1379, एक प्राइम नंबर हमेशा 1379 पर ख़त्म होगा। ज़रूरी नहीं है, 9 पे तो ख़त्म हो ही नहीं सकता, 69 है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 1 पे तो ख़त्म हो सकता है, 3 पे ख़त्म हो सकता है, 7 पे ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमेशा 9 पर ख़त्म। 7 पे भी ख़त्म नहीं हो सकता, जैसे 27 है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये बात जो है वो गलत है। ठीक है, आप ये सारे अपनी कापी में उतारेंगे और हर एक के बारे में ट्रू या फॉल लिखेंगे। आखिरी हम पढ़ने जा रहे हैं, एवरी कंपोजिट नंबर इज डिविजिबल बाय एट लीस्ट 1 प्राइम नंबर। हर कंपोजिट नंबर किसी एक प्राइम नंबर से डिविजिबल हो सकता है। जी हाँ, हर कंपोजिट नंबर कम से कम 1 से तो डिवाइड होता है, सही है, और जो है वो किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, 3 से या 5 से। तो ये बात क्या है? ट्रू है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। चलिए, ये सवाल हमने देख लिया। इसके अंदर सेकंड के जवाब देने की कोशिश करते हैं। हाउ मच विल 300 ट्री कॉस्ट? 300 ट्रीज की कॉस्ट क्या होगी? आप 300 को 27 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ये आपको भी करना है, पता चल जाएगा 300 की कॉस्ट कितनी है। उसके बाद हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट इफ़ 300 ट्रीज आर बॉट? अगर 300 दरख्त खरीद लिए जाएं तो कितनी रकम बचेगी? तो ये जो रकम आएगी, इस रकम को आपको
9400 में से माइनस करना है, पता चल जाएगा कितनी रकम बाकी बचेगी। ठीक है, उसके बाद हम सी देख रहे हैं, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट इफ़ 20 मोर ट्रीज आर बॉट। और जो रकम बची थी उसमें से अगर 20 पौधे और ख़रीद लिए जाएं तो फिर कितनी रकम बाकी बचेगी। ये आपको सवाल खुद हल करने हैं दोनों। ठीक है, अब चल रहे हैं हम आगे की तरफ। ये इन्होंने डिवाइड करके बताया है और ये हम पहले आपके सामने कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है थर्ड ये वाला। ग्राहम बॉट 64 गोट्स। ग्राहम एक आदमी है जिसने 64 गोट्स बकरियां खरीदी हैं। ऑल द सेम प्राइस, और सबकी प्राइस क्या है, सेम है। ही पेड 5440। उसने 5440 दिए हैं बकरियां खरीद के। वाट वॉज द प्राइस ऑफ ईच गोट। आपको हर एक बकरी की कीमत निकालनी है। यू कैन स्टार्ट बाय वर्किंग आउट हाउ मच हाउ ही वुड हैव पेड इफ ही पेड 10 पर गोट। आप यहाँ से शुरू करें, अगर वो हर एक में 10 दे तो हर एक में अगर वो 10 देगा तो इतने दे देगा। ठीक है, आप हर एक में अगर 100 देगा, हर एक के लिए 100 देगा तो कितने दे देगा, 6400। और ये क्या है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब है उसने 100 नहीं दिए हैं बल्कि 90 दे दे। तो 64 को अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई करूँ, ये अंदाज़ा हम लगा रहे हैं, 9 4 द 36 और 9 6 द 54 और 3 57। तो ये उसने देने हैं अगर वो 90 के हिसाब से ले। ये भी इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब वो 80 से देगा। इस तरह से आपको हिसाब लगाना है। एक्यूरेट हिसाब लगाने के लिए आप एक्चुअली 5440 को डिवाइड करेंगे 64 से। देखिए हमेशा कि जब भी एक चीज़ की कीमत मालूम करनी होती है तो आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ की कीमत मालूम करने के लिए डिवाइड का प्रोसेस किया जाता है। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 64 को मुझे लाना है 544, तो 64 को क्या 8 से मल्टीप्लाई करने से 544 के करीब आता है। 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी हो गया, 8 6 ज़ा 48 और 3 51। जी हाँ, 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो करीब करीब आता 512। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, अब ये 0 उतार लीजिए, 320। अब 64 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए। ठीक है, तो 64 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 512 आया। अगर मैं इसका आधा करूं, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 6 6 ज़ा 36 और 2 38, ये हो गया ज़्यादा। तो अब हम 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 और 2 32। वाओ, बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। 64 5 ज़ा 320। उसने 85 रुपीस की एक बकरी खरीदी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। एक बकरी 85 रुपीस की हुई। चलिए अब इसका जो है वो बी देखिए। इसके बी में क्या कह रहे हैं, मैरी हैज़ 2850 एंड शी वांट्स टू बाय कैंडल फॉर हर सिस्टर्स वेडिंग। अपनी बहन की शादी के लिए उसे मोमबत्तियाँ खरीदनी हैं। द कैंडल कॉस्ट 48 ईच। हर कैंडल कितने की आती है, 48 की। अब बताइए इस रकम में वो, तो इस रकम में 48 के कितने जो है वो बंडल हैं। इसमें भी आप क्या करेंगे, 2850 को डिवाइड कर देंगे किससे, 48 से। अब ये सवाल आप खुद हल कीजिए। ठीक है, अभी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इस सवाल को हल करें।